साथियों, आज हिंदुओं के मध्य बहुत ढेर सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आपको आउटडेटेड लगेंगी, हम उनको भूलते भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो उनमें आपको हमारे ऋषि मुनियों की बहुत गहरी दूरदृष्टि दिखेगी। ऐसी ही एक व्यवस्था रही है गोत्र की, जिसने न केवल हमारी वंशावलियों को सुरक्षित रखा है बल्कि ह्यूमन इनब्रीडिंग से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी कर्ब किया है। गोत्र जैसी व्यवस्था पूरे विश्व भर के इतिहास में शायद ही किसी सभ्यता में मिलेगी जिसका उद्देश्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एड्रेस करना हो। हमें रोमन एम्पायर में एक जेंस नाम की व्यवस्था मिलती है जहां पर लोग अपना ग्रुप्स बनाते थे, लेकिन वो भी एक सोशल स्ट्रक्चर था, वहां पर भी कोई जेनेटिक कंसर्न नहीं था। इनफैक्ट आपको दूसरी सभ्यताओं में ऐसी कई व्यवस्थाएं मिल जाएंगी जहां पर लोग अपना ग्रुप बनाते थे, जिनको हम क्लैंस कहते हैं, लेकिन वो इसलिए बनाते थे जिससे वो जेनेटिक प्योरिटी के लिए आपस में ही विवाह कर सके, लेकिन वो प्योरिटी के बजाय जेनेटिक इश्यूज में ही फंस जाते थे। लेकिन भारत भूमि पर एक गोत्र जैसा सिस्टम डेवलप किया गया और आज हमें अपना गोत्र ही नहीं पता होगा। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम क्यों विवाह के समय जाति तो समान ढूंढते हैं लेकिन गोत्र अलग ढूंढते हैं। दोस्तों, आप सभी का हाइपरक्वेस्ट के एपिसोड नंबर 131 में स्वागत है। साथियों, हमारी जो गोत्र व्यवस्था है ये सनातन धर्म का हजारों वर्षों से हिस्सा रही है। आज के एपिसोड में हम इसका विज्ञान समझेंगे और न केवल विज्ञान समझेंगे बल्कि हम ये भी जानेंगे कि आप अपना गोत्र कैसे जान सकते हैं। तो आप हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, गोत्र कितना वैज्ञानिक है इसको समझने से पहले हमें गोत्र शब्द आया कहाँ से, उसका अर्थ क्या है ये समझना चाहिए। क्योंकि जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी संबंधों की बात करते हैं तो हमारे पास संस्कृत में बहुत ढेर सारे शब्द हैं। वंश है, कुल है, जाति है, उसमें एक गोत्र भी है। लेकिन अगर आप कुल आदि शब्द को देखेंगे तो ये कुछ पीढ़ियों और परिवार तक ही सीमित रहते हैं। गोत्र को अनादिकाल से माना गया है कि अनादिकाल से ये चला आ रहा है, ऐसी मान्यता गोत्र को दी गई है। अब गोत्र शब्द के विषय में और जानेंगे, उसके व्याकरण के विषय में, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि गोत्र जब हम बात करते हैं तो ये एक पितृवंशीय व्यवस्था है, मातृवंशीय नहीं है। यानी एक पुत्र अपने पिता के गोत्र को प्राप्त करता है, अपनी माता के गोत्र को नहीं। और ऐसा विवाह के ही समय इंश्योर कर लिया जाता है। जब विवाह होता है किसी स्त्री का किसी पुरुष से तो वो स्त्री उस पुरुष के गोत्र को अपना लेती है। इसी को हमारी विवाह की परंपरा में कन्यादान कहा जाता है। तो यदि आपसे कोई ये कहता है कि कन्यादान हुआ है तो हमने अपनी कन्या का दान कर दिया है किसी के परिवार में, तो ऐसा नहीं है। कन्यादान कन्या का दान नहीं है, कन्या के गोत्र का दान है। यानी कन्या अपने गोत्र का दान कर दे रही है और अपने पति के गोत्र को अपना ले रही है। यानी वो अपने पति के गोत्र में प्रवेश करती है कन्यादान के समय, और ऐसे में पति और पत्नी का गोत्र एक ही हो जाता है। फिर जो उनकी संतानें होती हैं वो उसी गोत्र में जन्म लेती हैं। अब ये कन्या को ही क्यों करना पड़ता है, एक स्त्री को ही अपना गोत्र क्यों दान करना पड़ता है और एक पुरुष के गोत्र को अपनाना पड़ता है, इसके पीछे एक बायोलॉजी है जिसको जब हम गोत्र के विज्ञान को समझेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये तो हमने गोत्र के लक्षण समझ लिए कि जब भी गोत्र शब्द कहा जाता है तो हम ये समझते हैं कि वंशावली की बात हो रही है, या फिर गोत्र एक पितृवंशीय व्यवस्था है जो कि अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन गोत्र शब्द का अर्थ क्या है, ये कहां से आया है, यदि इसको आप समझने जाएंगे तो बड़ी दुविधा में फंसते हैं। क्योंकि भारत के प्राचीन काल में जितने भी विषय रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद रहा हो, गणित रहा हो, खगोल विज्ञान रहा हो, ज्योतिष रहा हो, आध्यात्म रहा हो, हर एक जगह पर आपको गोत्र शब्द देखने को मिलता है। कहीं पर इसका अर्थ पृथ्वी से लिया गया है, कहीं पर दिशा से लिया गया है, कहीं पर इंद्रियों से लिया गया है। तो जब इतनी क्लिष्टता हो जाती है तो हम सबसे पहले इसका व्याकरण में अर्थ देखते हैं। और यदि आप महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्याय में जाएंगे तो उन्होंने गोत्र शब्द पर एक सूत्र लिखा था कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो जब महर्षि पाणिनि जी गोत्र को परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपके इमीडिएट पुत्र या पुत्री हैं उनको गोत्र नहीं कहा जाता, बल्कि जो उनके आगे के पुत्र और पुत्री होने वाले हैं, यानी जो आपके पौत्र या पौत्री हैं और जो उनके भी बच्चे होंगे, उनसे आपका गोत्र बनता है। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी गोत्र व्यवस्था की असीमितता को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि केवल अपना परिवार गोत्र नहीं है, बल्कि गोत्र के लिए कम से कम आपको पौत्र पौत्री और उनके भी आगे की संतानों तक जाना होगा, तब एक गोत्र बनता है। ये तो व्याकरण के दृष्टिकोण से हमने पाणिनि जी को देखा। यदि हम महर्षि पाणिनि जी के पहले जाएं और वेदों में ढूंढने का प्रयास करें तो वेदों में भी कई मंत्रों में गोत्र शब्द आता है। वहां पर भी भाष्यकारों ने कई अलग अलग तरह के अर्थ किए हैं, लेकिन ज्यादातर जो आप देखेंगे वो उन अर्थों में आता है जहां पर एक सीमा निर्धारित की जा रही हो, जैसे गौशाला के अर्थ में आता है। तो वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि एक सीमा है, एक परिमिति बनाई जा रही है। तो गोत्र शब्द को इससे भी लिया जाता है कि जब आपके वंशावली की एक सीमा बनाई जाती है, जब आपको दूसरों से अलग
करके एक वंशावली में रखा जाता है जो बहुत कालों से चलकर आ रही है, उसे गोत्र कहते हैं। वैसे अगर आप गो शब्द देखें तो उसको गति से भी लिया जाता है, इंद्रियों से भी लिया जाता है, और कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि गोत्र का अर्थ यह हो गया कि ऐसी व्यवस्था जो आपकी इंद्रियों की सुरक्षा करे। अब साथियों, मान्यता के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो गोत्र व्यवस्था है वो सप्त ऋषियों से जन्म ली है। हमारे यहाँ सप्त ऋषि माने गए हैं अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और भारद्वाज। और ऐसा माना जाता है कि इस गोत्र व्यवस्था को इन सप्त ऋषियों ने बनाया था और सप्त ऋषियों से प्रारंभ हुई है। लेकिन आज ऐसा देखा जाता है कि हमारे मध्य में लगभग 108 प्रकार के गोत्र उपस्थित हैं। अब साथियों, इसके विज्ञान की तरफ बढ़े, एक कंफ्यूजन और होती है कि बहुत से लोग गोत्र और जाति में अंतर नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है गोत्र और जाति एक होती है, और आजकल जाति पर ज्यादा जोर दिया जाता है, गोत्र की बात इतनी नहीं होती है, गोत्र को तो पंडित जी पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में गोत्र और जाति में क्या अंतर है ये भी हम समझ लेते हैं। साथियों, जाति और गोत्र को अगर आप देखेंगे तो उनमें सिद्धांतों के आधार पर ही बहुत अंतर है। हमें उनमें समानता इसलिए लगती है क्योंकि आज जो जातियां हैं वो जन्म पर आधारित हैं कि अगर कोई गुप्ता है तो उनका बेटा गुप्ता होता है। तो इसलिए चूंकि जाति भी अब जन्म पर आधारित हो गई तो गोत्र भी जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है, तो दोनों को लोग समान देखने लगे हैं। लेकिन अगर आप समय में पहले जाएंगे और जाति का इतिहास देखेंगे तो जातियां क्या थी, ये वर्क एसोसिएशन था। यानी कि अगर कई लोग लोहे का काम कर रहे हैं, लोहार हो गए तो वो एक जाति बन जाती थी। कई लोग कुम्हार का काम कर रहे हैं तो कुम्हारों में एक जाति बन जाती थी। तो क्या है कि जैसा वर्क होता था, वर्क को आपस में बढ़ाने के लिए और आपस में सीखने के लिए, उस व्यवस्था को और स्ट्रांग करने के लिए लोग साथ में आ जाते थे और वो एक जाति बन जाती थी। तो ऐसे ही आप बढ़ई की जाति देख सकते हैं, तो अलग अलग तरह की जातियां बनती थी। अब क्या है कि चूंकि एक पिता यही चाहता है कि मैंने वर्षों से इतना सीखा है, मेरा बेटा भी यही सीखे, तो वो उसी जाति को यानी उसी कार्य को आगे बढ़ाता था कि मेरे पिता भी लोहार थे तो मैं भी लोहार हूँ। तो धीरे धीरे ये वर्क जब पिता से पुत्र में जाने लगा तो ये जन्म पर आधारित हो गई, और फिर जातियों को आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ जो पिता की जाति होती है वही पुत्र की बन जाती है। लेकिन एसेंशियली अगर जाति का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये वर्क पर आधारित है, बिजनेस पर आधारित है। लेकिन गोत्र पूर्णतया जन्म पर आधारित है। अगर आपको जाति और गोत्र में अंतर समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए एक परिवार है, तो आज के समय में एक परिवार में यदि एक माता पिता के 5 पुत्र हैं या पुत्र पुत्री मिला के 5 लोग हैं, तो वो सब अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है। तो आप देखिए कि अब वर्क जो एसोसिएशन है, अगर आप उससे जातियों को देखेंगे तो जातियां वैसी रह नहीं गई। जो पिता करता है जरूरी नहीं है कि वो पुत्र करे, लेकिन जो गोत्र है वो वही रहता है। पिता का जो गोत्र है वो आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो तो जन्म पर ही आधारित है। तो चूंकि आज जातियां जन्म पर आधारित हो गई हैं, इसलिए फिर जाति और गोत्र में समानता देखने को मिलती है। लेकिन जाति मूलतः वर्ग पर आधारित थी और गोत्र मूलतः जन्म पर आधारित है। तो गोत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो पूर्णतया वंशावली पर है, पूर्णतया आपके जेनेटिक्स पर है और जन्म पर है। जबकि जाति व्यवस्था जो है ये वर्क पर है। आप जैसा वर्क करते थे उसी तरह के लोगों से एसोसिएट करते थे, उसी तरह के लोगों में शादी करते थे, जिससे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो भी करे और जो आपने इतने सालों से सीखा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप बढ़ा सकें। इसीलिए आज आप देखेंगे कि एक ही गोत्र के लोगों में कई तरह के लोग मिलते हैं। आपको शिक्षक भी मिल जाएंगे, ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, क्षत्रिय भी मिल जाएंगे। यदि आप वर्णों की व्यवस्था में जाएंगे तो आपको उसमें शूद्र भी मिल जाएंगे, वैश्य भी मिल जाएंगे, एक ही गोत्र से रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गोत्र और जाति में अंतर समझ में आ गया होगा। अब भले अंतर है, लेकिन चूंकि आज जाति समाज में हावी है, इसलिए हम देखते हैं कि जाति को लेकर ज्यादा चर्चा होती है। जब हम विवाह की बात करते हैं गोत्र पर इतनी नहीं होती, जबकि गोत्र के पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। आइए उस विज्ञान को समझते हैं। अब साथियों, यदि आपको हिंदुओं की किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझना है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, तो उसके लिए हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं वो बहुत उपयुक्त होते हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। आपको उन व्यवस्थाओं के विषय में बहुत डिटेल में वहाँ पर पता चलता है। जैसे अगर आप महाभारत की बात करेंगे तो वहाँ पर आदि पर्व में ही आपको परशुराम जी के गोत्र के बारे में बताया गया है। उन्हें बताया गया है कि वो भृगुवंशी हैं, यानी उनका भृगु गोत्र था। और महाभारत तो बहुत बड़ा महाकाव्य है जहाँ पर वेदव्यास जी ने जितनी भी वंशावलियाँ हैं और जो भी गोत्र व्यवस्था है उसकी बहुत डिटेलिंग की है। और इसीलिए महाभारत में सैकड़ों पात्र हैं, इतने ढेर सारे पात्र हैं और उनकी जो कहानियां हैं और जो पात्र हैं आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि हम प्रायः उन पात्रों को अच्छे से समझ नहीं पाते और बहुत ढेर सारी बातों को लेकर गलत धारणा बना लेते हैं। साथियों, अब कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है भक्ति ऐप, जो कि सनातन धर्म पर भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों पर आपको बहुत ढेर सारी ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। और मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि
कि इस भक्ति ऐप पर महाभारत के 10 महानायक इस ऑडियो शो को अवश्य सुने, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को इस प्रकार से लिखा है कि आप नहीं बता सकते कि महाभारत का नायक कौन है। ना आप युधिष्ठिर को कह सकते हैं, ना श्री कृष्ण जी को कह सकते हैं। तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहां पर कई नायक हैं और उनमें से 10 महानायकों के बारे में इस ऑडियो शो में बताया गया है। और साथ में यदि आप ऑडियो शो या ऑडियो बुक सुनते हैं तो आपका अपने मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है, जो आपकी आईज की हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि भक्ति ऐप आपके लिए 14 दिन का फ्री ट्रायल लाया है। आप इन 14 दिनों में बहुत ढेर सारी ऑडियो शोज को, ऑडियो बुक्स को, जो कि आध्यात्म के अराउंड है, भक्ति के अराउंड है, इनको फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर ये ऑफर केवल पहले 500 लोगों के लिए वैलिड है, तो आप बिना किसी देरी के भक्ति ऐप को डाउनलोड करें। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और मेरे कूपन कोड HYPER14 को यूज करना ना भूलें। अब साथियों, गोत्र को लेकर जो वैज्ञानिक आधार है, आइए उनको समझते हैं। असल में मानव शरीर की प्रत्येक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े, और हर एक जोड़े में एक क्रोमोसोम आपकी माता से आप में आता है और दूसरा क्रोमोसोम आपके पिता से आप में आता है। ऐसे ही 23 जोड़े होते हैं, यानी आप में टोटल, आपकी प्रत्येक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कि हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, आंख का रंग क्या होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इनमें स्टोर रहते हैं, जिससे हमारा शरीर फिर बनता है। अब साथियों, अगर आप 23 जोड़े इन क्रोमोसोम्स को देखें तो इनमें कुछ विशेष बातें हैं। जैसे इन 23 पेयर को अगर आप देखेंगे तो जो पहले 22 पेयर हैं वो एक समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। यानी यदि माता से X टाइप का क्रोमोसोम आएगा तो पिता से भी X टाइप का ही आएगा, तो सभी 22 के 22 XX टाइप के होते हैं। लेकिन यदि आप 23वें पेयर में जाएंगे तो वहां पर चेंज आ सकता है। जो 23वां पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर का सेक्स डिसाइड करता है। अब ये XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है। हम X और Y की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो Y क्रोमोसोम होता है वो पुरुष विशेषता वाला होता है और जो X क्रोमोसोम होता है यहाँ पर वो महिला विशेषता वाला होता है। यानी कि जो अंतिम जोड़ा है, 23वां जोड़ा, उसमें अगर X और X हो जाता है, माता से भी X आया, पिता से भी X आया, तो पुत्री का जन्म होता है। लेकिन यदि माता से X आता है और पिता से Y आता है तो XY होकर पुत्र का जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो Y क्रोमोसोम है वो पुरुष वंश में, यानी पिता, पुत्र और पौत्र में अपने आप को सुरक्षित रखता है। पिता पुत्र को देता है और पुत्र अपने पुत्र को देता है। लेकिन वहीं पर जो X क्रोमोसोम है वो यूनिक नहीं है। वो केवल महिला वंश में आगे नहीं बढ़ता कि माँ से बेटी में जाएगा फिर बेटी से बेटी में जाएगा। ये माता और पिता दोनों से आता है, इसलिए इसमें इतनी यूनिकनेस नहीं रह जाती। इसीलिए यदि हम किसी लड़की की वंशावली को उसकी माँ से जोड़ते चले जाएंगे तो एक समय बाद हम चीजों को भूलने लगेंगे, हम ट्रैक खो देंगे, क्योंकि जो X क्रोमोसोम है वो माता और पिता दोनों से आता है और धीरे धीरे ये ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि चीजें ट्रैक करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी लड़के को देखें और उससे वंशावली को ट्रैक करना प्रारंभ करें तो ये इजी है, क्योंकि उसमें जो Y क्रोमोसोम है उसके पिता में होंगे, उनके जो Y क्रोमोसोम है वो उनके पिता में होंगे। तो हम सीधा देख सकते हैं कि Y क्रोमोसोम कहीं बाहर से नहीं आते, एक ही तरफ से आ रहे हैं, तो हमें ट्रैक करना आसान रहता है। तो जो Y क्रोमोसोम है वो एक यूनिक सिग्नेचर बन जाता है। इसलिए जो हमारी गोत्र व्यवस्था थी उसका ये वैज्ञानिक आधार था कि हम उसको पितृवंशीय बनाएं, उसको पुरुष वंशीय बनाएं, ना कि महिला वंशीय बनाएं। तो ये एक वैज्ञानिक कारण रहा है, ना कि कोई पैट्रियार्की थी। अब साथियों, Y क्रोमोसोम को ट्रैक करना तो आसान है, लेकिन Y क्रोमोसोम के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इसीलिए सेम गोत्र में विवाह करने को मना किया जाता है और कहा जाता है कि जो पति पत्नी हो वो अलग अलग गोत्र से होने चाहिए। अब साथियों, हमने इतना समझ लिया था कि हमारे मानव शरीर के प्रत्येक सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा रंग रूप इत्यादि कैसा होगा, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें कुछ एरर आ सकता है, इन एरर्स को म्यूटेशन कहा जाता है। अब साथियों, हमने ये जाना था कि जो 22 जोड़े हैं पहले, वो 22 जोड़े एक समान होते हैं, माता के भी X होते हैं, पिता के भी X होते हैं। लेकिन जो अंतिम जोड़ा है वहाँ XX भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। XX है तो लड़की होती है, पुत्री होती है, और XY है तो पुत्र होता है। अब साथियों, जो मैंने म्यूटेशन की बात की, जो हमारे जीन्स के अंदर जेनेटिक एरर्स आ जाते हैं, तो ये जो एरर्स होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, ये लगभग हम सभी के शरीर में होते हैं। लेकिन ये हमें बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर ही, सेल के अंदर, इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही सेल्फ रिपेयरिंग की एक मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जो पहले 22 जोड़े होते हैं, यदि मान लीजिए किसी एक जोड़े में माता की तरफ से जो X आया है क्रोमोसोम, उसमें कुछ एरर हो गया, तो जो पिता की तरफ से X आया है
अगर वो सही है तो आपस में ये रिकम्बाइन होके जो एरर होती है उसको दूर कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है म्यूटेशन से बचे रहने की। अगर कोई एरर हो जाता है एक किसी क्रोमोसोम में, तो जो उसका पार्टनर क्रोमोसोम है उससे वो रिकम्बाइन होके अपनी इंफॉर्मेशन को रिस्टोर कर लेता है और एरर को दूर कर देता है। अब साथियों, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि माता की तरफ के एक्स में कुछ एरर है और पिता से भी जो एक्स आया है उसमें भी सेम एरर है, तो सेम एरर रेक्टिफाई नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि ये केस कब हो सकता है, जब माता और पिता किसी एक वंशावली से आ रहे हों, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब माता में जो दोष हैं वो पक्का उसके परिवार में वो दोष रहे होंगे, तभी उसके अंदर आए हैं जेनेटिक दोष या जेनेटिक एरर्स। और उसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति है जिससे वो विवाह करती है तो उस व्यक्ति में भी वो एरर हो सकता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए जब वो दोनों विवाह करके आपस में आते हैं तो जब उनके एक्स मिलते हैं और दोनों में सेम एरर है तो वो रेक्टिफाई नहीं होता है और बच्चे में वो जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेम परिवार, सेम कुल और सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि आप अंतिम पेयर की बात करें जहां पर XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है, तो XY के केस में तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो XX के केस में क्या होता है, यदि एक में एरर है तो दूसरा उसको रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन XY में क्या होगा कि अगर Y में एरर आ गया तो Y के पास Y नहीं है जिससे वो रेक्टिफाई अपने आप को कर पाए। तो वाई अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए अपने आप पर ही डिपेंड रहता है। और ऐसा देखा गया है एवोल्यूशन में कि वाई जैसा था वैसा आज नहीं रहा है। इतने ढेर सारे म्यूटेशन हुए, इतने ढेर सारे एरर हुए हैं कि वाई अपने चीज़ों को छोड़ता गया है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर करने के लिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन खराब होती गई है वो समय के साथ छोड़ता गया है। तो वाई ने लगभग 90% जीन्स को छोड़ दिया है, डिलीट कर दिया है, केवल 4-5% जीन बचे हैं। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कयास लगाए हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि हम मेल्स रहें भी ना, क्योंकि हम मेल्स एक्स और वाई से ही बनते हैं। और वाई में ऐसी दिक्कतें समय समय पर आई हैं और वाई को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि उसके पेयर में वाई नहीं है। तो वाई को खुद पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिस वजह से वो बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो खराब हुई है उनको निकालता गया है और अब बहुत कम बचा है। यानी कि वाई बहुत वल्नरेबल है म्यूटेशन के लिए, और ये म्यूटेशन जरूर जाता है अगर उस वाई से कोई बच्चा होता है, और अगर वो लड़का है तो उस लड़के में जरूर जाता है। तो यदि किसी के वाई में डिस्टर्बेंस आ गया और उसी के परिवार की कोई लड़की है जो उससे विवाह करती है, तो अगर लड़का पैदा होता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि वाई एज इट इज आगे बढ़ता है और उसके पास अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए कोई दूसरी कॉपी मौजूद नहीं होती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है इजिप्शियन तूतनखामेन का, जिनके पिता ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी और फिर तूतनखामेन पैदा हुए थे। और तूतनखामेन की जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी तरह से तिरछी थी। इसी तरह से स्पेन में एक हैब्सबर्ग करके डायनेस्टी थी जो आपस में ही विवाह करते थे, अपने आप को जेनेटिक प्योर समझते थे, और आपस में ही विवाह करने से धीरे धीरे जो उनकी संतानें हुई उनके जबड़े टेढ़े हो गए थे, उनको फिर खाने में और बोलने में दिक्कत होती थी। इस डिसीज को बाद में हैब्सबर्ग जॉ भी कहा जाने लगा। तो हमारी सभ्यता में इस चीज को पहले ही एड्रेस कर दिया गया और गोत्र की व्यवस्था बनाई गई कि आप अपने ही कुल या परिवार में विवाह न कर लें, जिससे इस प्रकार के रोगों से संतानें ग्रस्त हों। यहाँ तक कि मनुस्मृति में एक ऐसा भी श्लोक आता है जिसमें कम से कम 6 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अगर हम ऐसा पालन करते हैं, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, या हम जब विवाह करते समय देखते हैं कि जो स्त्री है या पुरुष है उनमें आपस में कई पीढ़ियों का अंतर है, तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बनी रहेगी तो संतानें खराब होती हैं, और ये केवल मनुष्य में ही नहीं फसलों में भी होता है। इसीलिए सरकारें हमें कहती हैं कि हम फसलों को बदल बदल कर बोएं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे और हमारे यहाँ खेती फले फूले। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि गोत्र का वैज्ञानिक आधार क्या है और किस लिए ये इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में रही है। अब साथियों, मेरे और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने गोत्र के विषय में नहीं पता होगा। तो गोत्र को कैसे ज्ञात करना है, आइए समझते हैं। तो साथियों, यदि आपको अपने गोत्र के विषय में ना पता हो तो आप सबसे पहले तो अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछें, या तो दादा दादी से पूछें, बड़े पापा हैं, चाचा हैं, चाची, इनसे पूछें। यदि इनको भी ना पता हो और आप शहर में रहते हो तो आप अपने गांव में या पैतृक जो जगह है वहां पर जाएं, वहां पर लोगों से पता करने का प्रयास करें। विशेषकर उनसे पता करने का प्रयास करें जो आपके सजाती हों। अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर आपकी जाति सेम है तो गोत्र भी सेम होता है। यदि आपको वहां भी नहीं पता चलता है तो आप अपने परिवार में पता करें कि कर्म संस्कार के लिए या अग्नि संस्कार
परिवार के लिए कोई विशेष स्थल पर तो परिवार नहीं जाता है, या कहीं विशेष स्थल पर पिंडदान तो नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसा विशेष स्थल है तो आप वहां पर भी जाकर पता कर सकते हैं। वहां पर पोथी होती है और उसमें हो सकता है कि आपको अपने गोत्र के विषय में पता चल जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि गया में अक्सर पितरों को पिंड दिया जाता है, तो अक्सर हम में से जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनको लगता है कि ये सब चमत्कारी चीजें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि कितना बड़ा डेटाबेस है। गया में ही क्यों पितरों का पिंड हो रहा है? क्योंकि गया में ही हम जितने सनातन धर्म के लोग हैं, अगर वहां पर हम पिंड दान करेंगे तो हमारा डेटा भी सिक्योर किया जाता है। तो वहां पर जाकर आप अपने घर परिवार के बारे में, अपनी 10-20 पीढ़ियों के बारे में जान सकते हैं। इसलिए भी इस पिंडदान की व्यवस्था किसी एक स्थल पर की जाती है, जिससे सबके बारे में वहां पर नोट किया जा सके। तो गोत्र की व्यवस्था एक प्रकार में डेटा मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वहां पर भी सैकड़ों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक परिवार का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है कागजों में। तो हो सकता है वहां पर भी आपको अपने गोत्र के विषय में पता चल जाए। इन सब के अलावा कोई शास्त्रीय या वैदिक विधि नहीं है, लेकिन यदि आपको हर जगह से फेलियर मिलती है, आपको अपने गोत्र के विषय में नहीं पता चलता, तो एक ऐसी भी व्यवस्था है जहां आप किसी गोत्र में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना है, उनकी दीक्षा लेनी है, फिर आप उस गुरु के ही गोत्र में प्रवेश पा जाते हैं। तो साथियों, ये कुछ विधियां थी जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं, जिससे आप अपने गोत्र के विषय में भी जान पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपके कोई पारिवारिक पंडित हैं जो आपके घर में शादी वगैरह कराते हैं, विवाह कराते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी पता हो, तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि जो गोत्र की परंपरा है ये कोई सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं है, ये वैज्ञानिक परंपरा भी रही है। हम आज के समय में देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमें आउटडेटेड लगती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें पहले के जमाने की हैं और इनका आज कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जबकि आप गहराई में देखेंगे तो आपको उसके पीछे का विशिष्ट ज्ञान भी समझ में आएगा। तो साथियों, हमें इन परंपराओं को गहराई से समझना चाहिए। हाइपर क्वेस्ट पे तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम इन परंपराओं को समझें, जो जानकारी मिले उसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सुरक्षित रखें। और साथियों, यदि आपके भी कोई विचार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि आप हाइपर क्वेस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी है जो केवल 59 रुपीज का है पर मंथ, लेकिन इसमें हम आपको हमारे जो पॉडकास्ट आते हैं उनका अर्ली एक्सेस देते हैं, आपको हाइपर क्वेस्ट के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं जहां पर हम अपने बिहाइंड द सीन्स आपसे शेयर करते हैं, हम काम कैसे करते हैं, अगर हमें कोई सजेशन चाहिए होता है, पोल्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी हम आपके इनपुट्स लेते हैं। साथ में यदि आपके कॉमेंट्स होते हैं तो उनका प्रायोरिटी में रिप्लाई भी करते हैं। तो आप हाइपर क्वेस्ट के प्राउड फैन बन सकते हैं। न केवल इससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा, बल्कि आपको भी बहुत ढेर सारे एक्सक्लूसिव चीजों का एक्सेस मिलेगा। तो आप सभी का हाइपर क्वेस्ट कम्युनिटी में स्वागत है। और साथियों, आप कुकू एफएम के भक्ति ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको आध्यात्म पर, भक्ति पर, सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों पर बहुत ढेर सारे ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स मिल जाते हैं। भक्ति ऐप भारत का सनातन धर्म को लेकर सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। और यदि आप कूपन कोड HYPER14 को यूज करेंगे तो आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है, आप अवश्य डाउनलोड करें। अब मैं साथियों इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।